आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं वायरल ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और बिल्कुल चांस है 100% यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूरी तरह से आएगा। ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग को ध्यान से देखना है। जो भी मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो पहले एक बार इस क्लास को अच्छी तरह से आप लोग को देख लेना। ठीक है, चलिए तो हम लोग फटाफट से क्लास की शुरुआत करते हैं, और आप सभी से एक छोटी सी विनती रहेगी कि आप लोग इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और जो भी आपके दोस्त वगैरह अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं उसको जोड़िए हमारे साथ, और जो अभी तक एडमिशन नहीं किए आप लोग फटाफट से एडमिशन कर लीजिए। दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल करके एडमिशन कर लेना है, जहां पे आपको कंप्लीटली चाहे वो लाइव क्लासेस हो, रिकॉर्डेड क्लासेस हो, ठीक है, और साथ ही साथ आपके पीडीएफ हो, ठीक है, चैप्टर वाइज पीडीएफ, चैप्टर वाइज आपका ऑब्जेक्टिव नोट्स, सारी फैसिलिटी आपको एडमिशन के बाद आपको मिलने जा रही है। ठीक है, और साथ ही साथ आपका ऑनलाइन टेस्ट से लेकर के स्पेशल गेस्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल आप लोग को एडमिशन कर लेंगे तो बिल्कुल आपको एक तैयारी का सिस्टम पता चलेगा किस तरह हमें तैयारी करना है। तो आप लोग फटाफट से एडमिशन कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया। पहला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व जो है वो सर्वाधिक है? चलो फटाफट से बताओ। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या लगाओगे? इनमें से वो राज्य वो स्टेट आपको सेलेक्ट करना है जहां की जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व मतलब क्या होता है कि प्रति इकाई क्षेत्र पे रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी किसी एक क्षेत्र पे 1 किलोमीटर, मान लो 1 किलोमीटर क्षेत्र पे रहने वाले लोगों की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? जनसंख्या घनत्व कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रखा है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे जनसंख्या ज्यादा रह रहा है, क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या ज्यादा है, तो उसको हम कहेंगे जनसंख्या ज्यादा घनत्व। ठीक है, तो बोलोगे यहाँ पे जो राइट होगा पश्चिम बंगाल, जिसमें जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है 2001 के अकॉर्डिंग। अगर पूछा जाए 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है? तो अपना बिहार की है। ठीक है, बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार सबसे अधिक है। 2001 के अनुसार पश्चिम बंगाल, हालांकि यहाँ पे बिहार नहीं दिया होगा तो भी हमारा पश्चिम बंगाल ही लगाना है। ऑप्शन ए जितने बच्चे बताए बिल्कुल आपका एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो हम लोगों ने क्वेश्चन में जो ना पहले 6 क्वेश्चन हम लोगों ने जो है ऑब्जेक्टिव लिया है, ठीक है, और उसके बाद एक जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह करके पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, यानी 6 ऑब्जेक्टिव उसके बाद एक सब्जेक्टिव करके, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव का ही फील आए और सब्जेक्टिव भी, ताकि आपको बोर ना हो एक बार में। ठीक है, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव लगाए और फिर सब्जेक्टिव लगाए, काफी मजा आएगा। चलिए क्वेश्चन दूसरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है हम लोग को, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर मैदानी में बसा है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग क्या लगाओगे? भारत की कुल जनसंख्या का कितना जो है प्रतिशत उत्तर मैदानी बसा है? तो आपका आंसर होगा 1/3। ऑप्शन हम लोग को सी पे राइट लगाना है। यहाँ पे क्वेश्चन 2 का क्या लगाना है? चलो कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत उत्तर मैदानी में बसा हुआ है? 1/3 नहीं होगा, यहाँ पे 2/3 लगाना है। 2/3 ऑप्शन ए पे राइट लगाना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए पे राइट करना है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रखा है, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? काफी सिंपल और इजी क्वेश्चन है, बताइए फटाफट से। जो भारत में टोटल स्टेट की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर क्या होगा? बताओ फटाफट से। सूरज, चलो नीरू एंड इट्स रवि, हसीना, परवीन। देखो यहाँ पे टोटल जो है अभी करेंटली 28 स्टेट है। कितने हैं? 28 है। पहले जो था वो 29 था। ठीक है, और अभी कितने हैं? 28 से याद रखेंगे अच्छे से। क्वेश्चन को आप लोग को याद रखना है, भारत में कुल राज्य की संख्या कितना है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टेट इन इंडिया? देयर आर 28 स्टेट। ऑप्शन ए पे हम लोग को राइट लगाना। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन 4 हम लोग को पूछ रखा है कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग जो है बसते हैं? भारत में टोटल पूरे दुनिया की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो कि सिर्फ ओनली ऑन इंडिया में है, यानी भारत में है? बताओ फटाफट से। 15% होगा, 16% होगा, 25% होगा, 26% होगा? क्वेश्चन 4 का आप लोग बताओगे। टोटल जो है 16% जनसंख्या जो है वो भारत में रह रही है। पूरे दुनिया का 60% जनसंख्या जो एशिया महादेश में रह रही है। ठीक है, उनमें से पूरे दुनिया का जो 16% जनसंख्या वो सिर्फ और सिर्फ भारत में है। पूरे दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वो जो अपना भारत का हो गया है। ठीक है, पहले जो था वो चीन का था। ठीक है, और अभी जो है पूरे दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या कौन से देश का है? भारत का, याद रखेंगे। और सबसे अधिक जनसंख्या कौन से महादेश का है? तो एशिया का। क्लियर? आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रखा है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का
जन घनत्व जो सबसे अधिक है, पूछ रखा है 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो अभी मैंने आप लोग को बताया जो बिहार की जनसंख्या घनत्व है ना वो सबसे अधिक है 2011 के अकॉर्डिंग। अगर यहीं पे 2001 पूछता तो पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल हो जाता है। ठीक है, तो अपना यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पे बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट लगाना। ठीक है, चलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फटाफट से क्लास को ना एक बार शेयर कर दो, सबको शेयर कर दो और इस क्लास को लाइक करो ताकि YouTube और बच्चे तक रिकमेंड करे। ठीक है, लाइक और शेयर आप लोग का रुकना नहीं चाहिए। चलिए देखो, इसका मैंने पीडीएफ जो एप्लीकेशन पे दे रखा है। ठीक है, बोर्ड एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहां पे आपको आंसर के साथ पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जो अच्छे पीडीएफ चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगी। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 कर हम लोग को, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, बताओ। क्या वो केरल होगा, बिहार होगा, गोवा होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जल्दी से आंसर करिए, तो तेजी के साथ आप लोग को सही विकल्प लगाना है। तो बोलोगे सर यहाँ पे किस राज्य में साक्षरता दर पूछ रखा है, अपना केरल जो है ना, केरल में सबसे अधिक साक्षरता है। कहां पे है, केरल में है। आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का ए पे राइट लगना है। ठीक है, चलिए जितने बच्चे ऑप्शन नहीं बताएं बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग के पास आ चुका है एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में है निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच अंतर स्पष्ट करें। इसको समझ जाना है, यहां से आपके 3 क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। एक तो आपको पूछा जा सकता है कि निश्चयवाद किसे कहते हैं, एक पूछा जा सकता है संभावनावाद किसे कहते हैं। अगर आप दोनों के अंतर को समझ लें तो आप इसके अंतर को भी लिख सकते हैं, संभावनावाद की डेफिनेशन लिख सकते हैं, निश्चयवाद की भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। यानी एक क्वेश्चन क्लियर तो 3 क्वेश्चन आपका क्लियर। ठीक है, देखो यहाँ पे दोनों में हमको अंतर पूछ रखा है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं निश्चयवाद पे। निश्चयवाद की विचारधारा यह है कि दुनिया में जो भी लोग हैं वो प्रकृति पर आश्रित है, वो प्रकृति पर डिपेंड है, अपने भाग्य पर डिपेंड है। ठीक है, ये विचारधारा कहता है कि इसमें लोग क्या करते हैं, प्रकृति पर डिपेंड रहते हैं, वो अपने भाग्य को कोसते हैं कि मेरी किस्मत में जो है वो होके रहेगा। लेकिन उसका विपरीत संभावनावाद कहते हैं कि हमें प्रकृति पर डिपेंड नहीं रहना है, हम चाहे तो अपनी मेहनत से, हम अपने कर्म से जो है चीजों को बदल सकते हैं, यानी दुनिया में हर एक चीज संभव हो सकता है। ये 2 विचारधारा है। ठीक है, दोनों में अंतर पूछ रखा, ध्यान दीजिएगा। निश्चयवाद में हम लिख सकते हैं सब कुछ प्रकृति तय करती है। क्या करती है, सब कुछ प्रकृति तय करती है, इंसान को कैसे रहना, क्या खाना, क्या पीना है। ठीक है, लेकिन वहीं पे संभावना कहता है इंसान अपनी समझ और अपनी कोशिशों से चीजों को बदल सकता है, अपनी समझ अपनी कोशिशों से चीजों को बदल सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल हम निश्चयवाद का लेते हैं, जैसे आंधी आया तो लोग कहता है कि आंधी जो है या फिर बाढ़ आया तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी किस्मत में मरना है तो हम मर के ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन यहीं पे ये कहता है कि अगर आपके पास बाढ़ आया तो आप किसी ऊंची जगह पे चले जाए, आंधी आया अपने घर में छुप जाए, गुफा में छुप जाए, क्या होगा, आप आंधी का सामना कर सकते हैं, आप बच सकते हैं। ठीक है, वहीं पे नियतिवाद कहता है आपके किस्मत में मौत लिखा है तो आप मर के भी रहेंगे। लेकिन यहाँ पे आपका संभावनावाद कहता है कि नहीं, अगर आप सही से अपने सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे, आप 10 दिन से भूखे रहेंगे तो आप डेफिनेटली मरेंगे। लेकिन अगर आप सही से क्या कहते हैं सेहत का ख्याल रखते हैं और सही से अपने शरीर का ख्याल रख रहे हैं तो आप लंबे टाइम तक जी सकते हैं। ठीक है, मरना तो एक निश्चित है ही है, लेकिन यही चीज कहता है नियतिवाद में किस्मत के भरोसे में नहीं रहा जाता है, किस्मत के भरोसे में रहा जाता है, संभावनावाद में किस्मत के भरोसे नहीं रखा जाता है। यानी इंसान अपने कर्मों से, अपने कामों से, अपनी कोशिशों से चीजें चेंज कर सकती है। यही दोनों की विचारधारा अंतर है। इसमें से एक तीसरा विचारधारा जिसको कहते हैं हम लोग नौ निश्चयवाद। क्या कहते हैं, नौ निश्चयवाद। अब ये विचारधारा क्या कहता है कि हमने कुछ प्लस पॉइंट निश्चयवाद का ले लिया, यानी नियतिवाद का ले लिया, इसको नियतिवाद निश्चयवाद दोनों कहते हैं। हमने कुछ प्लस पॉइंट संभावनावाद का ले लिया, इन दोनों की चीजों को, अच्छी चीजों को लेकर के हमने एक नया रास्ता बनाया जिसको हम कहते हैं नौ निश्चयवाद, जो कि अपनाया ग्रिफिथ टेलर जी। इन्होंने क्या कहा कि दुनिया में हर एक चीज संभव भी नहीं है, तो दुनिया में हर एक इंसान को प्रकृति पर डिपेंड भी नहीं रहना है। ठीक है, हम बीच का रास्ता अपना करके अपने जीवन को और बेहतर बना सकते
सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह की विचारधारा है। फिलहाल यहाँ पे दोनों में अंतर पूछा था, हमने आपको अंतर पूरी तरह से समझाने की कोशिश किया। आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रखा हम लोग को 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। अब देखिएगा यहाँ पे 2011 के जनगणना के अनुसार पूछ रखा है और सबसे कम जो है वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या लगाना है हम लोग को, अरुणाचल प्रदेश। 7 नंबर क्वेश्चन का आप सभी का आंसर ऑप्शन जनसंख्या से सबसे कम जनसंख्या पे 1 मिनट। यहाँ पे आप लोग को मिस्टेक, ऐसा गलती नहीं करना है, हम लोग को सिक्किम लगाना है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या, यहीं पे घनत्व बोल देता, जनसंख्या घनत्व बोल देता। ठीक है, जनसंख्या घनत्व अगर बोल देता तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाता, बट यहाँ पे घनत्व नहीं पूछ रखा है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये सब चीजें आप लोग को सोच समझ के ऑप्शन पे टिक करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जितने बच्चे डी बता रहे हो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को क्या पूछा जा रखा है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है। अब बोलोगे क्या हो जाएगा, मुंबई होगा, दिल्ली होगा, कोलकाता होगा, चेन्नई होगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर, क्वेश्चन 8 का ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए बताओ तो क्या लगाओगे, तो लगाना आप लोग को यहाँ पे जो मुंबई है ना वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है। आंसर हम लोग को ऑप्शन ए पे राइट लगाना है। क्या लगाना है, ऑप्शन जितने बच्चे ए लगा रहे हो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन 9 हम लोग को पूछा जा रखा है। भारत में सर्वाधिक संख्या में सारनाथी जो है वो कहां से आते हैं। भारत में सबसे अधिक संख्या में जो सारनाथी आते हैं वो अपना बांग्लादेश से आते हैं। कहां से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं। ऑप्शन हम लोग को डी पे राइट करना है। ठीक है, क्लियर, याद रहेगा। सबसे अधिक सारनाथी कहां से आते हैं, अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश, जिसका निर्माण हुआ था 1971 को। ठीक है, 1971 से पहले ये पाकिस्तान का क्या था, पाकिस्तान का पार्ट था। ठीक है, जो कि पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। इसको कौन सा पाकिस्तान कहता था, पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन 1971 में बांग्लादेश के रूप में नया देश का निर्माण हुआ और बांग्लादेश से जो है क्या आते हैं, सारनाथी आते हैं। सबसे अधिक संख्या में कहां पे आते हैं, अपना भारत देश में आते हैं। ठीक है, याद रहेगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसको साक्षरता दर जो है उच्च है। इनमें से आपको वो केंद्र शासित प्रदेश पहचानना है। टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखेंगे। ये भी चीज आप लोग को एग्जाम में आ सकते हैं। इनमें से आपको वो केंद्र शासित प्रदेश देखना है जिसकी साक्षरता दर जो है वो उच्चतम है, यानी पढ़ा लिखा जो होता है ना साक्षरता दर, हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट में क्वेश्चन। ठीक है, बताओ यहाँ पे क्या होगा, तो लगाना आप लोग को लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप है ये, यहाँ पे जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है। ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन डी का सिलेक्शन कर रहे हो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं, याद रखेंगे। अभी से आप लोग को पूरी तरह से दिमाग में बैठा लेना है। चलिए क्वेश्चन 11 को ध्यान दीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। बताओ फटाफट से 11 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या लगाओगे, जल्दी से तेजी से। 2011 के जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या पूछ रखा है, तो बोलना आप लोग को ऑप्शन बी, यहाँ पे गोवा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2011 के अनुसार नगरीय जनसंख्या प्रतिशत गोवा पे लगाना है, ऑप्शन बी। 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रखा है। अगर यहीं पे आपको अनुपात पूछता, नगरीय जनसंख्या अनुपात, तो वो तमिलनाडु हो जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन परिभाषा का, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है, यानी किसको हम लोग नगर नहीं कह सकते हैं। बताओ, जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति से प्रति वर्ग किलोमीटर, या नगर पालिका निगम आदि का होना, जनसंख्या का अगर 5000 व्यक्ति से अधिक होना, 75% अधिक जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना। चलो बताओ फटाफट से, क्वेश्चन नंबर कितना है, 12 नंबर क्वेश्चन का। चलो 12 नंबर क्वेश्चन का बताइए फटाफट से क्या आंसर लाओगे। ध्यान दीजिएगा, जो 75% से जो अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना, इसको हम लोग नगर के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी पे हम लोग को राइट लगाना है। आगे क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र के नाम लिखें। अब ये हमारा आ गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, यानी आपको सब्जेक्ट में पूछा जाएगा कि मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र के नाम लिखें, कौन से वो उपक्षेत्र है जो कि मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा जो
संस्कृत भूगोल है, ये एक मानव भूगोल का उपक्षेत्र है। संस्कृत भूगोल में हम लोग क्या करते हैं, संस्कृति का अध्ययन करते हैं, यानी रीति रिवाज का अध्ययन करते हैं, ठीक है, देश के जो भी रीति रिवाज है उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। जनसंख्या भूगोल, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जनसंख्या की संरचना का क्या करते हैं। अच्छा लाइट चले गया। भूगोल के उप क्षेत्र में हम लोगों ने देखा संस्कृति भूगोल, इसमें हम लोग जो है देश के रीति रिवाज संस्कृति का अध्ययन करते हैं, ठीक है। दूसरा था जनसंख्या भूगोल, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जनसंख्या की संरचना यानी बनावट, वितरण, इसके बारे में देखते हैं। तीसरा हमारा हो सकता है मानव भूगोल का आर्थिक भूगोल, इसमें क्या करते हैं हम लोग, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। चौथा हम लोग लिख सकते हैं ग्रामीण भूगोल, ये सारे मानव भूगोल के उपक्षेत्र है, ठीक है। या फिर आप लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि सांस्कृतिक भूगोल हो गया, जनसंख्या भूगोल हो गया, आर्थिक भूगोल हो गया, ग्रामीण भूगोल हो गया, शहरी भूगोल हो गया, ये सारे क्या है, मानव भूगोल के उपक्षेत्र है, ठीक है। तो बाकी आप लोगों को पता होगा शहरी भूगोल में क्या होगा, शहर के बारे में चर्चा होगा। ग्रामीण भूगोल में क्या होगा, गांव के इलाके में, गांव के इलाके के बारे में चर्चा होगा, ठीक है। उसी तरह आर्थिक भूगोल में क्या होगा, आर्थिक गतिविधियां, जैसे कैसे अर्थव्यवस्था चलता है, कैसे कमाई रोजगार वगैरह, कृषि वगैरह क्या होती है नहीं होती है, ठीक है, कृषि से क्या क्या फायदा होता है, उस सब चीज के बारे में होगा। जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या में बात होगी, जनसंख्या की संरचना कैसी है, कहाँ जनसंख्या ज्यादा है, कहाँ जनसंख्या कम है। तो इस तरह से ये सब क्या है, मानव भूगोल के उप क्षेत्र है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रखा है, किस भाषा परिवार को जनसंख्या सबसे कम है, बताओ फटाफट से। यहाँ पे द्रविड़ होगा, आस्तिक होगा, भारतीय, यूरोपीय होगा, चीनी, तिब्बती होगा। बताओ 13 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या लगाओगे। तो भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम बोलेगा तो आपको चीनी तिब्बती लगाना है, कम में चीनी तिब्बती लगाना है, अधिक में आस्ट्रिक लगाना है, ठीक है। अगर आपको पूछेगा किस भाषा परिवार की जनसंख्या अधिक है, तो अ से अधिक, अ से आस्ट्रिक और चीनी तिब्बती का सबसे कम। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोग को क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रखा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो थी वो कितनी थी, ध्यान दीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रखा है, तो भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। कितनी थी, 121 करोड़। ऑप्शन हम लोग को ए पे राइट करना है, क्या लगाना है, ऑप्शन ए पे राइट लगाना है। जितने बच्चे ये बता रखे बिल्कुल सही होगा। और अभी लगभग 140 करोड़ हो गई है, ठीक है। कितनी लगभग हो गई, लगभग 140 करोड़। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रखा है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो क्या हो सकता है। ये क्वेश्चन पे काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कभी बच्चे जो स्थलाकृति मारते हैं, कभी जो है जलवायु पर मारते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो जलवायु है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। तो हम लोग को आंसर क्या लगाना है, आंसर डी पे बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट करना है, ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रखा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस जो है वो क्या है, बताओ। 16 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या लगाओगे, फटाफट से तेजी से सही विकल्प का चुनाव करना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस इनमें से कौन सा होने वाला है। चलो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को लगाना है ऑप्शन ए, मुंबई, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हम लोग को क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रखा है। ध्यान दीजिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे कम है। अब देखो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व का जिक्र आ गया। अभी मैंने आपको बताया अगर सबसे कम जनसंख्या पूछता तो सिक्किम, लेकिन जनसंख्या घनत्व पूछ रखा है तो क्या लगाओगे, आंख बंद के आप लोग लगा देना अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए पे हम लोग को राइट लगाना है। क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, बिहार का, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रखा है क्वेश्चन नंबर 18 की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या जो थी वो कितनी थी। तो बोलोगे 2011 के जनगणना के अनुसार पूछ रखा है, बताओ 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाओगे। लगाना आप लोग को 10.41 करोड़ थे। कितने थे, 10.41 करोड़। बिल्कुल जितने बच्चे ऑप्शन ए का चुनाव किए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रखा है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में है, कहा जा रहा है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है वो क्या है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है और काफी बच्चों के क्वेश्चन समझ में भी नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा, जब लोग पैदा होते हैं, ठीक है, या फिर किसी इलाके में जो ग्रामीण लोग रहते हैं और वो कृषि पर निर्भर रहते हैं, वो लोग क्या कहते हैं, किस प्रकार से अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करते हैं और सुधार करके एक विकसित क्षेत्र बनाते हैं और अपने आप को जो है चेंज करते हैं, ठीक है। यही शुरू से लेकर के विकसित बनने में जो क्रियाएं होती है उसको हम लोग कहते हैं जनांकीय संक्रमण। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे दिया मैंने कि यह सिद्धांत बताता है कि जनसंख्या वृद्धि के 4 चरण होते हैं। ये क्या बताता है, जनसंख्या वृद्धि के 4 चरण होते हैं, जिनमें से
उच्च जन्म दर और मृत्यु दर से लेकर निम्न जन्म दर और मृत्यु दर तक प्रक्रिया में शामिल है। यानी किस प्रकार से जो जनसंख्या एक स्टेप से लेकर के चौथे स्टेप में पहुंचता है। ठीक है, आप बोलोगे ये चौथा स्टेप क्या क्या है? तो पहला चरण जिसमें क्या होता है, लोग ज्यादा पैदा होते हैं और क्या होता है, जनसंख्या भी, लोग मरते भी उतना ज्यादा। यानी उस टाइम पे लोग क्या होते हैं, ज्यादा पैदा होते हैं और ज्यादा मरते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ की स्थिति काफी खराब है, लोगों को शिक्षा की कमी है, बेरोजगारी है, इसलिए लोगों को पता नहीं है कि ज्यादा लोग पैदा नहीं होना है। और लोग पैदा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये सोच रहे हैं कि पैदा होगा मेरा 4-5 बच्चा तो 2-3 बच्चा खत्म हो जाने वाला है, क्योंकि दवाई की, हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। तो इसलिए पहला स्टेप में क्या होता है, गरीबी रेखा होता है, प्राथमिक क्रिया में वो लोग संलग्न रहते हैं। इसमें क्या होता है, ज्यादा लोग पैदा भी होते हैं और ज्यादा लोग मरते भी है, जिसमें जनसंख्या जो वो इतना बढ़ता नहीं, एकदम बराबर रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही दूसरा चरण होता है, थोड़ा स्थिति सुधार आता है। जैसे ही सुधार आता है तो लोग शिक्षा वगैरह ग्रहण करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि मेडिकल वगैरह की मतलब व्यवस्था होती है, लोगों के इलाज की व्यवस्था होती है, जिससे क्या होगा कि लोग मरना कम कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जनसंख्या उसी मात्रा में पैदा होते हैं, यानी उच्च जन्म दर होते हैं और मृत्यु दर क्या होती है, वो घट जाती है, क्योंकि लोगों ने हॉस्पिटल वगैरह, दवाई वगैरह अध्ययन करके अपने आप को थोड़ा सा विकास करके इन सब की खोज करके अपने आप को बचा ले रहा है। ठीक है, ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में क्या होता है ना, तीसरा स्टेप में क्या होता है कि घटती जन्म दर और कम मृत्यु दर। अब तीसरा स्टेप में क्या होता है, लोग पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं, यानी लोग पूरी तरह से पढ़ लिख लेते हैं, अपने आप को पूरी तरह से विकास की ओर लेके चले जाते हैं। हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, हर चीज का सिस्टम बन जाता है। अब लोग क्या करते हैं, उसमें रिस्क नहीं होता। आप लोग क्या करते हैं, 1 से 2 बच्चे पैदा करते हैं, ये सोच के कि हमारी स्थिति काफी मजबूत रहे, 10-15 बच्चे करके उसको जो है मतलब जनसंख्या को बढ़ाना नहीं है। अब लोगों के अंदर वो समझ आ जाती है, तो अब क्या करते हैं, जनसंख्या भी, लोग पैदा भी कम करते हैं और लोग मरते भी कम है। अब यहाँ पे जनसंख्या थोड़ा सा जो है स्थिर रहता है। ठीक है, तो तीसरा चरण में क्या होता है, घटती जन्म दर और कम मृत्यु दर, यानी जन्म दर भी घट जाती है और मृत्यु भी क्या होता है, कम होते हैं। अब जो लास्ट स्टेज होता है वो चौथा मतलब चरण, उसमें क्या होता है, जन्म दर भी कम होता है और लोग मरता भी कम है। ठीक है, तो 3 स्टेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा स्टेज में भी जापान आया हुआ है। कौन आया हुआ है, जापान देश आया। आपको पूछेगा जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में कौन से देश आते हैं, तो जापान हम लोग को लगाना है। तो आपको जनांकीय संक्रमण समझ में आ गया कि किस तरह प्राथमिक क्रियाकलाप में रहने वाले लोग, अशिक्षा मतलब जिसको शिक्षा नहीं है, वहां पे रहने वाले लोग किस तरह धीरे धीरे जो है जनसंख्या में वृद्धि करके जो है एक अपना विकसित स्टेज पे पहुंचता है। तीसरे या चौथा स्टेज में किस प्रकार से पहुंचता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। टोटल कितने हैं, 4 है, इंपोर्टेंट 3 है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। आप सबको पता होना चाहिए सबसे अधिक जनसंख्या वो किसकी हो जाएगा, तो बोलोगे सर जनसंख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश की है। अगर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बोलता तो फिर बिहार हो जाता, लेकिन सिर्फ यहाँ पे जनसंख्या पूछ रखा, तो उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की। अच्छा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश की, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार की। ये 4 क्वेश्चन आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग को पूछा जा रखा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व जो था वो क्या था, बताओ। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व क्या था, बताओ। 20 में क्वेश्चन का आप लोग क्या लगाओगे, फटाफट से तेजी से सभी का आंसर राइट होना चाहिए। चलो बोलो से इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी आंसर हम लोग को ऑप्शन डी पे लगाना है। 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी जितने बच्चे बताए बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 21 ध्यान दीजिएगा, कह रहा है हम लोग को भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार जो वो कब हुई थी। काफी लाजवाब और शानदार प्रश्न है, यानी भारत में पहली बार जनगणना पूरी तरह से कब हुई थी। ध्यान दीजिएगा, जो पहली बार जनगणना हुई थी वो 1872 को हुई थी, लेकिन ये सक्सेस नहीं रहा, पूर्ण जनगणना नहीं हुई थी। लेकिन जो दूसरी बार हुई थी 1881 में, और ये पहली बार पूर्ण जनगणना हुई थी, यानी पूरी तरह से जनगणना हो पाई थी। तो आंसर हम लोग को ऑप्शन ए पे लगाना है। तो पहली पूर्ण जनगणना 1881 और पहली बार जनगणना वो क्या हुआ था 1872। तो ये अपूर्ण था और पूर्ण कब हुआ था 1881, इसलिए पहली पूर्ण जनसंख्या क्या लगाना है हम लोग को, सॉरी पहली पूर्ण जनगणना क्या लगाना है 1881, ऑप्शन ए पे राइट करना है। ठीक है, क्लियर। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रखा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी जो है वो कितनी है, बताना आप लोग को। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी आपको पहचानना है, बताओ जल्दी से। यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या लगाओगे, ध्यान दीजिएगा। 22 का आप लोग को जो सही आंसर लगाना है ऑप्शन ए पे लगाना है, 31.1
16%, 16% हमारा जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन ए लगा रहे हो बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीय जनसंख्या अनुपात सर्वाधिक है? ध्यान दीजिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से बताइए, 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाना है? अभी मैंने आप लोगों को बताया, अनुपात पूछे तो तमिलनाडु, अगर आपको पूछे प्रतिशत में तो फिर गोवा। तो अनुपात पूछ रखा है, क्या लगाएंगे 23 नंबर क्वेश्चन का? ऑप्शन ए तमिलनाडु। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रखा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जन घनत्व जो है वो क्या है? यानी एक क्षेत्रफल पे, यानी 1 किलोमीटर क्षेत्रफल में यानी भारत की जनसंख्या कितनी है औसत? बताना आप लोग को फटाफट से। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाओगे? तो आपको बताना पड़ेगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितना लोग हैं? 382 है। ऑप्शन बी पे हम लोग को राइट लगाना है। यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन का क्या लगाना है? ऑप्शन बी। ठीक है, सूरज, चलो, रोहित, विमलेश, जितने बच्चे आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप लोग ऑन कर लेना। जो नोटिफिकेशन घंटे का आइकन आता है उसमें क्लिक करके आप लोग ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि आपको रेगुलर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप लोग रोजाना क्लास कर सके। डेली हम लोग की क्लास जो है 6:30 बजे होती है। ठीक है, और सब्जेक्ट की तैयारी आपको यहीं से कराई जाएगी। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग को यहाँ पे सब्जेक्टिव में आया हुआ है। क्वेश्चन हम लोग को पूछ रखा है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखें। यानी जनसंख्या में वितरण क्या क्या कारक से हो सकते हैं? यानी जनसंख्या कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे नॉर्मल है, या किन किन कारकों से ये सब होते हैं? तो हमारे पास निम्न कारण है। सबसे पहला हो सकता है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन की कमी की वजह से जनसंख्या में क्या होता है? चेंजिंग आता है, बदलाव आता है। जहां पे पानी खनिज की मात्रा अधिक होगी वहां पे जनसंख्या अधिक होगी, जहां पे कम होगी जाहिर सी बात है जनसंख्या कम होगी। तो पहला कारण तो ये हो गया। जलवायु, मौसम की स्थिति, यानी मौसम सही सलामत है, ज्यादा धूप न ज्यादा गर्मी, न ज्यादा बरसात न ज्यादा ठंडी। अगर नॉर्मल मौसम है तो जनसंख्या वहां पे निवास ज्यादा होगी। जहां पे इस तरह की प्रॉब्लम है मौसम संबंधी, वहां पे जनसंख्या निवास करना कम पसंद करेगी। तो ये एक फैक्टर है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। दूसरा होगा भौगोलिक स्थिति, यानी पहाड़, नदी आदि। यानी कहीं पे पहाड़ में जनसंख्या रह पाएगा? नहीं पाएगा। नदी में रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो नदी इलाका हो गया, पहाड़ी इलाकों की जनसंख्या कम रहेगी। वहीं पे मैदानी क्षेत्र में क्या होगा? मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक होगी। तो भौगोलिक स्थिति में हम लोग देखेंगे पहाड़ी, नदी में जनसंख्या कम होती है और मैदानी इलाके में जनसंख्या अधिक होती है। आर्थिक गतिविधियां जैसे नौकरी, व्यापार के अवसर, जाहिर सी बात है जहां पे आपको नौकरी दिया जा रहा है, शहरों में नौकरी की ज्यादा क्या होती है? मांग होती है, ज्यादा लोगों को नौकरी मिल जाती है आसानी से। ठीक है, तो वहां पे क्या होती है? जनसंख्या भी अधिक होती है। व्यापार की सुविधा, आने जाने की सुविधा जहां पे ज्यादा होती है वहां पे जनसंख्या भी अधिक होती है। तो ये सारे भी जो क्या है कारण है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। अगला जैसे सामाजिक सांस्कृतिक कारण भी है, जैसे धर्म, सांस्कृतिक शिक्षा, यानी जहां पे जिस धर्म के लोग रह रहे हैं, एक हिंदू कम्युनिस्ट है, मतलब हिंदू कम्युनल में क्या होगा? वहां पे लोग, हिंदू लोग ज्यादा निवास करना पसंद करेंगे। एक मुस्लिम में क्या होगा? मुस्लिम लोग रहना पसंद करेंगे। तो एक धार्मिक स्थिति से क्या होता है? जनसंख्या वितरण में प्रभावित करती है। जहां पे अधिक शिक्षा होगा वहां पे लोग ज्यादा रहना पसंद करेंगे, वहां पे ज्यादा लोग रहेंगे। ठीक है, जहां पे शिक्षा की अभाव रहेगा जनसंख्या में जाहिर सी बात है थोड़ा सा कम रहेगा उसके मुकाबले में। तो ये सारे फैक्टर है जिसकी वजह से जनसंख्या वितरण में प्रभावित होते हैं। ठीक है, चलो 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका, ध्यान दिएगा। भारत में जनगणना का महान विभाजन जो है वर्ष वो कब हुआ था? चलो फटाफट से देखो 25 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या लगाओगे? तो सर 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग लगाना है 1921 को जो है भारत में जनसंख्या का महान विभाजन हाँ 1921 से लगाना है। ऑप्शन सी पे लगाना है। सबसे अधिक जनसंख्या जो हुई थी वो 1961 से 71 को हुआ था। 61 से 71 जनसंख्या विस्फोटक माना जाता है। ठीक है, और 1921 में क्या हुआ? जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष था। ऑप्शन सी पे हम लोग को राइट लगाना है 25 नंबर क्वेश्चन का। क्लियर? चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, देखो हम लोग कहां पे थे? हम लोग थे 26 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे थे, और जिसमें आपका क्वेश्चन जो था कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? तो देखो पहले जो था ना जनसंख्या सबसे अधिक वो चीन का था। ठीक है, भारत दूसरा था, लेकिन अभी जो है आपका पहला बन चुका है। तो हम लोग को आंसर क्या लगाना है? आंसर ऑप्शन ए पे लगाना है। तो भारत का स्थान क्या है? पहला है। ठीक है, याद रहेगा ऑप्शन ए पे हम लोग को राइट करना है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोग पूछ रखे क्वेश्चन नंबर 27 कि भारत का सबसे कम जो साक्षर राज्य है वो कौन सा है?
डेफिनेटली सभी को पता होगा, काफी इजी सा क्वेश्चन है। और बिल्कुल आप लोग रह रहे हैं बिहार में, और बिहार के साक्षरता दर जो सबसे कम है, ठीक है। तो आंसर हम लोग को ऑप्शन ए पे लगाना है। इसकी साक्षरता दर बढ़ाना आप लोग काम है, डेली रेगुलर क्लास करिए, ठीक है। एक न एक दिन हमारे बिहार की साक्षरता दर जो है आगे जरूर बढ़ेगी, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कर रहा है हम लोग को, निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व जो सबसे कम है, बताओ। पहले नहीं एनसीईआरटी, नहीं अपलोडेड, नहीं है, चलो क्या बोल रहे हैं साकिब सा, चलो गुंजन, बैड बंदी एंड राजपूत, हसीना परवीन, खुश नसीब किंग। चलिए बताओ फटाफट से यहाँ पे, निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो अभी मैंने लोग बताया जनसंख्या घनत्व सबसे कम बोलेगा अरुणाचल प्रदेश लगा देना है। आंसर हम लोग को ऑप्शन ए पे राइट करना है। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन जितने बच्चे ए पे लगा रहे हैं बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन की जनसंख्या, भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर जो है वो क्या है, यानी प्रत्येक वर्ष कितना परसेंट जनसंख्या बढ़ रही है भारत में। 29 नंबर क्वेश्चन, तो राइट आंसर होगा 1.64%, यानी प्रत्येक वर्ष जो है ना 1.64% जनसंख्या जो है बढ़ रही है, ठीक है। याद रहेगा ऑप्शन डी पे हम लोग को राइट करना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग पूछ रखा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता जो है वो कितना प्रतिशत है। चलो जल्दी से आंसर करो यहाँ पे। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे, यानी 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता आप लोग को पूछ रखा है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन 30 का हम लोग को राइट लगाना है 74.4%, यानी ऑप्शन सी हम लोग को राइट लगाना है। 30 नंबर क्वेश्चन का जितने ऑप्शन सी बताए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। आगे देखिए हम लोग के पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है, कह रहे हैं हम लोग को जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच में अंतर स्पष्ट करें। बिल्कुल सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ध्यान से, जन्म दर किसको कहेंगे, यानी 1000 लोगों पर एक साल में पैदा होने वाले लोगों को क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रति 1000 लोगों पर साल भर में जन्म, जितने भी जन्म होते हैं 1000 लोगों पे एक साल में, तो उसको हम लोग कहते हैं जन्म दर। अच्छा मृत्यु दर किसको कहते हैं, तो प्रति 1000 लोगों पर साल भर में होने वाले लोगों की, मतलब मरने वाले लोगों की संख्या को हम लोग मृत्यु दर कहेंगे। तो दोनों क्लियर है आप लोग का। अगर पूछोगे जन्म दर, यानी एक साल में 1000 लोगों में जितना लोग पैदा होता है उसको जन्म दर कहते हैं। एक साल में 1000 लोगों में जितना लोग मर रहा है उसको मृत्यु दर कहेंगे, ठीक है। मृत्यु दर होने में जनसंख्या क्या होगी, घटेगी। जन्म दर लेने में जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि आएगी, ठीक है, यही चीज है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन कर रहा है हम लोग को, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन है। ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने समझाया, एक है निश्चयवाद, एक है नव निश्चयवाद, एक है संभावनावाद। संभावनावाद में क्या कहा जाता है कि हर एक चीज संभव है। नियतिवाद या निश्चयवाद में कहा जाता है कि हर एक चीज संभव नहीं है, यानी हर एक चीज क्या मतलब संभव कुछ भी नहीं है, हमें प्रकृति के पर आश्रित रहना चाहिए, प्रकृति जो करेंगे वही हो पाएगा, ठीक है। लेकिन नव निश्चयवाद कहता है दोनों के बीच का रास्ता, न ही हर एक चीज संभव है, न ही हमें प्रकृति पर पूरी तरह से रहना चाहिए। और इसके प्रवर्तक कौन है, ये विचारधारा किसने दिया, तो ग्रिफिथ टेलर ने दिया है। आंसर हम लोग को ऑप्शन बी पे राइट लगाना है। पे 31 नंबर क्वेश्चन का जितने बच्चे ऑप्शन बी लगा रहे हो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा हम लोग को कि नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन जो वो किसने किया था। फटाफट से देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। देखो नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन जो किया था ना, वो किया था ग्रिफिथ टेलर। क्वेश्चन जो है आपको अलग तरह से पूछ रखा, बट आंसर तो वही सेम होगा। ऑप्शन सी पे हम लोग को राइट लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है हम लोग को निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए जो मात्रात्मक क्रांति है ये मानव भूगोल का क्या कहते हैं, मानव भूगोल का उपागम नहीं है। बाकी क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन, अन्वेषण वर्णन, ये तीनों जो है मानव भूगोल का उपागम है। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को संभावनावाद की अवधारणा किसने दिया था, या फिर संभावनावाद की अवधारणा में अच्छा किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी संभावनावाद की अवधारणा में जो है कौन से घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। क्या वो प्राकृतिक घटक होगा, क्या वो मानवीय घटक होगा, या फिर दोनों होगा। चलिए फटाफट से देखिए तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या लगाओगे। तेजी के साथ आप लोग को सही विकल्प का चुनाव करना है। तो देखो यहाँ पे संभावनावाद में सबसे महत्वपूर्ण जो घटक माना गया है ना, वो प्राकृतिक घटक को माना गया है। किसको माना गया है, तो बोलोगे सर 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पे आपको सॉरी संभावनावाद में मानव घटक को माना जाता है, इंपॉर्टेंट 1 मिनट
संभावनावाद में क्या कहता है, मानव ने कहता है ना हर एक चीज संभव है, मानव प्रकृति पर निर्भर नहीं रहता है, मानव कहता है कि हर एक चीज संभव है, हम हर एक चीज कर सकते हैं, प्रकृति चीजों को चेंज कर सकते हैं, इसलिए संभावनावाद में मानवीय घटक को इंपोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी पे हम लोग को राइट मानना है। ठीक है, वहीं पे अगर आपको पूछता नियतिवाद या निश्चयवाद में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया, तो फिर प्राकृतिक घटक हो जाता। अगर आपको पूछता नव निश्चयवाद में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है, तो दोनों को मार देते, क्योंकि नौ निश्चयवाद बीच का रास्ता है, दोनों की छोटी छोटी बातों तो दोनों की अच्छी चीजों को लिया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन कर हम लोग को, निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखा गया है, इनमें से कौन सी वो पुस्तक है जिन्होंने हम्बोल्ट जी ने लिखा है, जिसको हम्बोल्ट जी ने लिखा है, बताओ फटाफट से। चलो बहुत अच्छा, देखो यहाँ पे कासमास जो है ना, वो कासमास जो कि हम्बोल्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ऑप्शन बी पे हम लोग को राइट लगाना है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, इनमें से कौन है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन का जो आंसर हम लोग को लगाना है वो लगाना है समुद्र विज्ञान, जो कि मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ठीक है, प्रत्यक्षवाद है, संभववाद है, मानववाद है, बट समुद्र विज्ञान ये भौतिक भूगोल से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन हम लोग को अच्छा सी पे लगाना है, मैं बी क्यों लगा रहा हूँ, ऑप्शन सी हम लोग को राइट लगाना है। आगे देखिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रखा है कि साक्षरता को परिभाषित कीजिए, डिफाइन लिटरेसी, यानी लिटरेसी को हम लोग को डिफाइन करना है। तो ध्यान दीजिएगा, पढ़ने लिखने और समझने की क्षमता जिससे व्यक्ति में क्या जाए, रोजमर्रा के कार्य कर सके, यानी पढ़ने लिखने की, पढ़ने मतलब पढ़ लिख करके अंदर एक समझ आए, ठीक है, और वो रोजमर्रा के कामों में फैसला ले सके या फिर कार्य कर सके, उसको हम लोग क्या कहेंगे, साक्षरता कहेंगे। ऐसा नहीं कि मैट्रिक और इंटर करेगा तभी उसको साक्षरता की लिस्ट में आएगा, यानी पढ़ लिख सके, यानी पढ़ना आ जाए आसानी से, लिखना भी आसानी से आ जाए, समझ में भी थोड़ा बहुत आ जाए, और अपने रोजमर्रा के काम कर सके, उसको हम लोग क्या कहेंगे, साक्षरता कहेंगे। ठीक है, अगले बार से आपको अगर कोई पूछेगा साक्षरता से आप क्या समझते हैं, तो ये नहीं बोलना कि मैट्रिक और इंटर जो कर लगा उसी को साक्षरता कहेंगे। साक्षरता मतलब जो पढ़ ले, चाहे भले वो कोई डिग्री हासिल ना करो, मतलब डिग्री हासिल ना करे, पढ़ ले, लिखना समझ जाए, ठीक है, लिखने की क्षमता आ जाए, समझने की क्षमता आ जाए, ठीक है, व्यक्ति रोजमर्रा के कार्य कर सके, उसको हम लोग क्या कहेंगे, साक्षरता कहेंगे। द एबिलिटी टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड एंड सो दैट अ पर्सन कैन परफॉर्म एवरीडे टास्क। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन का हम लोग को फेवरेट जो है संबंधित है वो किससे है, फेवरेट का पूछ रखा है, 37 नंबर क्वेश्चन दिखेगा। तो फेवरेट जो वो संभावनावाद के प्रवर्तक थे, या संभावनावाद को जो है क्या कहते थे, सही है संभावनावाद, यानी इंसान हर एक चीज कर सकता है, इंसान के अंदर वो एबिलिटी है। ठीक है, यानी संभावनावाद के समर्थक थे फेवरेट, ऑप्शन हम लोग को बी पे राइट करना है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा मानव भूगोल का जो है संस्थापक किसे कहा जाता है, तो देखो मानव भूगोल का संस्थापक जो कहा जाता है किसे कहा जाता है, 38 नंबर क्वेश्चन दिखेगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर हम लोग को लगाना है ऑप्शन ए लगाना है, रेड जेल को। और रेड जेल जो है वो नियतिवाद के समर्थक थे, यानी ये नियतिवाद को प्रमोट करते थे। ठीक है, तो रेड जेल नियतिवाद को प्रमोट करते थे, फेवरे संभावनावाद को, ग्रिफिथ टेलर नौ निश्चयवाद को। कह रहा कि मात्रात्मक क्रांति संबंधित है वो किससे, 39 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है ध्यान से, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग लगाना है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों से। ठीक है, ऑप्शन सी पे हम लोग को राइट करना है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रखा है, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या जो है 1 अरब, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, 6 अरब हो गई थी। ठीक है, 6 अरब बताना आप लोग, किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब या फिर 600 करोड़ हो गई थी। तो हम लोगों को जो लगाना है वो लगाना है 1999 को, यानी 21वीं सदी के शुरुआत में, 20वीं सदी के अंत में, यानी 1999 में विश्व की जनसंख्या 6 अरब या फिर 600 करोड़ हो गई थी। अभी विश्व की जनसंख्या लगभग 8 अरब है, 2011 में विश्व की जनसंख्या 7 अरब थी। ठीक है, याद रहेगा। आगे देखिएगा, कह रहा है कि किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। चलिए बताइए फटाफट से, आपका नेटवर्क नहीं चल रहा है, नेटवर्क चल रहा है चांद आलम। चलो देखो, नेटवर्क का तो अभी फिलहाल तो कोई इशू नहीं है मेरे पास यहाँ पे, है ना। देखो आगे कह रहा हम लोग किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है, 41 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आंसर हम लोग को लगाना है मुंबई, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जितने बच्चे ऑप्शन ए लगा रहा हूं बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है हम लोग को, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जो है वो उत्तरदायी है वो किस चीज के लिए, 42 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, प्रतिकर्ष और अपकर्ष जो कारक है वो किसके लिए है, तो 42 का हम लोग को लगाना है
प्रवास के लिए है। किसके लिए है ये? प्रवास के लिए है। ऑप्शन ए पे हम लोग को राइट लगाना है। आगे देखिएगा क्वेश्चन कर हम लोग को, भारत में जनसंख्या जो है, क्वेश्चन हम लोग को सब्जेक्ट में पूछा जा रखा है, भारत में जनसंख्या घनत्व की व्याख्या करें, यानी जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में व्याख्या करने बोलता है। ध्यान दीजिएगा, भारत में जनसंख्या घनत्व कह सकते हैं हम लोग, भारत में जनसंख्या घनत्व का मतलब कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, जो बताती है कि किसी इलाके में कितनी भीड़ है। ठीक है, उसके बाद कह सकते हैं हम लोग अधिक जनसंख्या वाले इलाके जैसे कि दिल्ली है, और कम घन जनसंख्या वाले इलाके जैसे कि अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, हमें यह दिखाता है भारत में जनसंख्या घनत्व की किसी एरिया में, किसी क्षेत्रफल में कितने लोग रह रहे हैं। ठीक है, कहीं पे जनसंख्या ज्यादा हो सकती है तो कहीं पे कम हो सकती है। जैसे दिल्ली में जनसंख्या अधिक है, ठीक उसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व क्या कम है। चलिए आगे देखिएगा, 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हम लोग को, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है कहाँ स्थित है? बताइए फटाफट से यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाओगे? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? 43 का हम लोग को जो राइट आंसर लगाना है, बताओ फटाफट से। तो आंसर हम लोग लगाना है बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल। तो आंसर हम लोग को ऑप्शन वाल्मीकि नगर टाइगर ऑप्शन ए लगा देना है, बिहार 43 का। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कर रहा है हम लोग को, निम्नलिखित में कौन जन स्थानांतरण का अपकर्षक कारक नहीं है? ठीक है, प्रवास के दो कारक होते हैं, एक होते हैं अपकर्षक, एक होते हैं प्रतिकर्षक। अपकर्षक में क्या होते हैं ना, कि जो लोग जो है अपनी सुविधा के अनुसार किसी स्थान को छोड़ के नया स्थान पे शिफ्ट होते हैं, उसको अपकर्षक कहते हैं। प्रतिकर्षक में क्या होता है कि इंसान अपने मजबूरी के अनुसार, अपने मजबूरी के मतलब आ जाए कोई भी मजबूरी, प्राकृतिक आपदा कुछ भी आ जाए, उस मजबूरी के तहत जो उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपने शहर कोई घूमने के लिए या फिर शहर को मतलब कोई शहर की मतलब टूरिस्ट बन के गए, या फिर आप अच्छी शिक्षा के लिए गए, ये आपका अपकर्षक हो जाएगा। वहीं पे अगर आपके इलाके में बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, आप मजबूरी में जा रहे हैं किसी जगह को, ठीक है, या फिर आप लोग के घर में मतलब आसपास में माहौल गंदा है, आप क्या कर रहे हैं कि वहां पे डेली लड़ाई मार हो रहा है, युद्ध हो रहा है, आप ये सब मजबूरी में जा रहे हैं, तो क्या ये आपका प्रतिकर्षक कारक है। ठीक है, तो प्रवास के दो कारक होते हैं अपकर्षक, एक होगा प्रतिकर्षक। अब यहाँ पे आपको अपकर्ष कारक नहीं है वह पहचानना है। ध्यान दीजिएगा, रहन सहन की निम्न दशाएं ये हमारा प्रतिकर्षक कारक है, जो कि ये अपकर्षक कारक नहीं है। तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, रहन सहन की अच्छी दशा हो गई तो ये आपका हो जाएगा। शांति ढूंढने का क्या कहते हैं कि शांति एवं अस्थायित्व है, ये हमारा अपकर्षक है। अनुकूल जलवायु, ये तीनों अपकर्षक है। ठीक है, ये हमारा प्रतिकर्षक है, ये अपकर्षक नहीं है। तो ऑप्शन ए पे राइट लगाना है। कर हम लोग को निम्नलिखित में कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है, यानी किस वजह से पुरुष जो है प्रवास करते हैं? डेफिनेटली सभी को पता होगा, जो काम और रोजगार है ना, इस वजह से पुरुष जो है प्रवास करते हैं। ऑप्शन सी पे हम लोग को राइट लगाना है। करके भारत में पुरुष प्रवास का कारण क्या है? तो बोलोगे सर पुरुष प्रवास का कारण क्या हो सकता है? शिक्षा होगा, रोजगार होगा, व्यवसाय होगा, इनमें से सभी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये सभी जो है पुरुष प्रवास का कारण है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग को, प्रवासी जो नए स्थान पर आ जाते हैं उसे क्या कहलाते हैं? यानी वह प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो इसको कहलाते हैं हम लोग अप्रवासी। क्या कहलाते हैं? अप्रवासी। ऑप्शन ए पे हम लोग को राइट लगाना है। कह रहा है कि उदयपुर किस राज्य में स्थित है? काफी शानदार प्रश्न है। उदयपुर के बारे में पूछेगा तो आप लोग लगाना है राजस्थान में। है उदयपुर कहाँ पे? राजस्थान में। आंसर डी पे हम लोग को राइट लगाना है। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ, कह रहे हैं हम लोग को अप्रवास और उत्प्रवास में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, देखो अप्रवास और उत्प्रवास किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अप्रवास कहते हैं जब बाहर से देश में आकर बसना। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कोई पाकिस्तान का व्यक्ति इंडिया में आकर के बस गया, वो उसके लिए क्या कहलाएगा? अप्रवास कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार जब कोई इंडिया का व्यक्ति पाकिस्तान में आके बस गया, उसके लिए क्या कहलाएगा? उत्प्रवास कहलाएगा। ठीक है, तो अप्रवास से क्या होता है कि जिस देश से जनसंख्या आती है वहां की जनसंख्या घटती है, और जिस देश में आके बसती है वहां की जनसंख्या क्या होती है? बढ़ती है। उत्प्रवास में क्या होता है कि जिस देश से जनसंख्या जो है निकलती है, मतलब जिस देश में जाके जनसंख्या आके बसती है वहां पे क्या होगा? जनसंख्या बढ़ेगा, और यहाँ से जनसंख्या क्या होगा? यहाँ से जनसंख्या घटेगा। यानी आप क्या कहते हैं, इंडिया से पाकिस्तान गए तो आपके लिए वो उत्प्रवास हो गया। कोई व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया है, उसके लिए अप्रवास हो गया। ठीक है, तो अप्रवास से क्या होगा? इंडिया की जनसंख्या बढ़ेगी। ठीक है, उत्प्रवास से इंडिया की जनसंख्या क्या होगी? घटेगी। ठीक उसी प्रकार जो है पाकिस्तानी जनसंख्या क्या होगी? घटेगी, और उत्प्रवास से इंडिया की जनसंख्या क्या होगी? बढ़ेगी, है ना।
चलिए आगे देखिए, कह रहा हम लोग को मानव विकास सूचांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक कोटि उच्चतम मानी जाती है। चलो बताओ फटाफट से, मानव विकास सूचांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम मानी जाती है। वो अपना हो जाएगा केरल। केरल की जो है मानव विकास सबसे अधिक है, उच्चतम मानी जाती है। ऑप्शन ए पे हम लोग को राइट लगाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है हम लोग को निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचांक से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, 50 नंबर क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा रखा है, तो बोलोगे मनमोहन सिंह, क्या कहते हैं, सुचित्रा सेन, महबूब हक। तो महबूब हक हम लोग को ऑप्शन सी पे राइट लगाना है। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर जितने बच्चे सी लगा रहे हो, महबूब हक जो कि मानव विकास सूचांक से संबंधित है, और ये कहाँ के थे, तो ये पाकिस्तान के थे, ठीक है, याद रहेगा। ऑप्शन सी पे हम लोग को राइट लगाना है। चलिए, देसी बालक बोल रहे मेरा नेटवर्क मस्त है। चलो, सभी का नेटवर्क मस्त होना चाहिए, कुछ कुछ बच्चे का नेटवर्क नहीं है और मुझे बदनाम कर रहे हैं। रोहित कुमार खुशनसीब, चलो एन एस नासिर बॉस, चलिए बैड बंदनी का नाम रखा है। आगे देखो क्वेश्चन 51 का हम लोग को विकास का केंद्र बिंदु जो है वो क्या है। विकास का केंद्र बिंदु आप लोग को लगाना है शिक्षा। ये विकास का केंद्र बिंदु क्या है, शिक्षा है। ऑप्शन डी पे हम लोग को राइट लगाना है। कह रहा है कि मसाई जो है क्या, तो मसाई एक जनजाति है। मसाई क्या है, एक जनजाति है। आंसर हम लोग को ए पे राइट लगाना है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। 53 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर लगाना है वो लगाना है आवास, जो कि जनसंख्या परिवर्तन कारण नहीं है। ऑप्शन ए पे हम लोग को राइट लगाना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। 54 नंबर क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा तो आपको राइट आंसर मिलेगा दक्षिण पूर्वी एशिया, जो कि एक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ये विरल जनसंख्या वाला नहीं है। ध्रुवीय प्रदेश तो आपको पता होगा, क्या बर्फीला क्षेत्र है, तो यहाँ तो जनसंख्या अधिक निवास नहीं करेगी। भूमध्य सागरीय भूमध्य रेखीय प्रदेश, जहां पे क्या होता है कि अधिक गर्मी है, तो इस तापमान में तो जनसंख्या नहीं करेगी। अटाकामा मरुस्थलीय क्षेत्र है, जहां पे जनसंख्या निवास इतना नहीं करती है। कह रहा है हम लोग को लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है। चलो देखो, यहाँ पे लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है कि 1000 जो पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं की संख्या को हम लोग कहते हैं लिंग अनुपात। अगर पूछेगा कि लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं, तो प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं। अगर किसी शहर देश गांव की जनसंख्या 1000 पुरुष है, ठीक है, जनसंख्या में 1000 पुरुष है, उसमें से जितनी महिला आती है वो लिंग अनुपात कहलाती है। जैसे 1000 पुरुषों में अगर कहीं पे 950 महिला है, तो वहां के लिंग अनुपात क्या हो जाएगा, तो वहां के लिंग अनुपात होगा 950। याद रहेगा। अगर आपको पता है, मतलब किसी गांव के, आपके गांव में 1000 पुरुष है, ठीक है, लेकिन महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, 854 है, ठीक है, तो आपके गांव की लिंग अनुपात क्या होगा, 854 होगा। यानी महिलाओं की जितनी संख्या होती है 1000 में, उसको उसका लिंग अनुपात कहलाते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा, कह रहा हम लोग को निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेंसली पॉपुलेट एरिया, है ना। बताओ फटाफट से, यहाँ पे क्या हो जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो आंसर हम लोग को लगाना है, चलिए ऑप्शन ए लगाना है दक्षिण पूर्वी एशिया, जो कि एक सघन जनसंख्या वाला, ठीक है। बाकी ये तीनों जो है जनसंख्या इसमें कम रहती है, भूमध्य में भी कम होती है, ध्रुवीय में भी कम होती है, मरुस्थल में भी कम होती है। ऑप्शन ए पे हम लोग को राइट लगाना है। कह रहा हम लोग को जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज हाईएस्ट। बताओ कहां पे, अफ्रीका, इन एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। 56 नंबर क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा तो आपको राइट आंसर मिलेगा वो अफ्रीका में। अफ्रीका में जनसंख्या वृद्धि दर जो है सबसे अधिक है, और सबसे अधिक जो है जनसंख्या वो एशिया में। तो ध्यान देंगे, अगर सबसे अधिक जनसंख्या बोलेगा तो एशिया, अगर जनसंख्या वृद्धि दर पूछेगा तो फिर अफ्रीका। अगर वहीं पे देश में बोले तो सबसे अधिक जनसंख्या भारत में, और सबसे जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश बोले तो फिर यमन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे कर हम लोग को निम्नलिखित में कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इनमें से वो क्षेत्र पहचानना है जिसमें जनसंख्या क्या है, पतला पतला है, यानी एक जनसंख्या यहाँ तो एक जनसंख्या यहाँ तो एक यहाँ, ठीक है। और सघन किसको कहेंगे, ऐसे ऐसे, यानी बगल बगल जनसंख्या जो है इसको हम लोग सघन कहेंगे, ठीक है। चलिए देखो, आप यहाँ पे हम लोग पूछ रखा है निम्नलिखित में कौन जनसंख्या विरल वाला है। तो देखो 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर लगाना हम लोग को पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे जनसंख्या क्या है, विरल है, ठीक है। ऑप्शन हम लोग को डी पे राइट लगाना है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे
58 नंबर क्वेश्चन का हम लोग को जो राइट आंसर लगाना है ऑप्शन सी लगाना है, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। क्या लगाना है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। ठीक है, चलिए इसका पीडीएफ आप लोग को बोर्ड एजुकेशन एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई एप्लीकेशन का या फिर नंबर दिया गया, नंबर पे मैसेज कर देगा, आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है, बाकी बोल रहे हैं महादेव बोल रहा है आई एम न्यू स्टूडेंट। चलो जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे ताकि रेगुलर क्लास नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो अभी मैंने आपको बताया जो भारत की जनसंख्या वो विश्व में सबसे अधिक हो गया है। पहले चीन की थी बट अभी भारत में है 2023 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग को बी पे राइट लगाना है। चलिए आगे देखिएगा, कह रहा है कि कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 60 का हम लोग को लगाना है ऑप्शन सी, जो बुशमैन जनजाति है वो कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। ठीक है, आगे देखिएगा, भारत में घटते शिशु लिंग अनुपात के 2 कारणों का उल्लेख करें, यानी किस वजह से जो लिंग अनुपात जो भारत की घट रहा है। ठीक है, लिंग अनुपात घटने का मतलब महिलाओं की संख्या घट रहा है, अगर लिंग अनुपात बढ़ रहा है तो मतलब महिलाओं की संख्या बढ़ रहा है। तो बोलोगे क्या कारण है? तो पहला कारण कन्या भ्रूण हत्या, यानी जैसे ही पता चलता है कि बच्चा जो है लड़की है, ठीक है, तो क्या करता है पहले ही पेट में मार दिया जाता है ना। तो लड़कियों को जन्म से पहले क्या कर दिया जाता है? मार दिया जाता है। पता चला कि लड़की है तो चाहता नहीं है कि लड़की मिले। ठीक है, इस वजह से क्या होती है? महिला की जनसंख्या में कम होती है। दूसरा दिखता है कि लड़कों की प्राथमिकता सोचता है कि लड़के को लड़का हुआ तो वही दुनिया है, वही सब कुछ है, तो लड़के को नंबर 1 में रखा जाता है। तो लड़कों को ज्यादा महत्व देता है, उसके इलाज, उसकी स्वास्थ्य, हर एक चीज की ज्यादा देखभाल की, जिससे लड़के की संख्या ज्यादा होती है, लड़की को इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये 2 कारण है जिसमें लिंग अनुपात क्या हो रहा है? घट रहा है, यानी महिलाओं की संख्या घट रही है। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है कि विश्व में जनसंख्या के कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है? आपको पूछेगा पूरे दुनिया में जो विश्व में का एशिया में कितना परसेंट करती है, तो 60% लगाना है। क्या लगाना है? 60% जनसंख्या जो कि एशिया में निवास करती है। ऑप्शन हम लोग को बी पे राइट लगाना है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कर हम लोग को, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? देखो 65 नंबर क्वेश्चन का क्या लगाओगे फटाफट से देखो। 62 नंबर क्वेश्चन का जो हमको राइट आंसर लगाना है ऑप्शन यहाँ पे क्या लगाओगे? 62 का सी लगा देना हम लोग को, एशिया। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि जो है सबसे अधिक वो एशिया की है, लेकिन यहीं पे वृद्धि दर पूछता है तो आपका अफ्रीका आंसर आता है, लेकिन सिर्फ वृद्धि पूछ रखा है तो हम लोग एशिया पे राइट करेंगे। निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो बोलोगे 15 से जो 59 वर्ग की जो जनसंख्या होती है वो कार्यशील मानी जाती है, कार्य के लायक मानी जाती है। ऑप्शन हम लोग को ए पे राइट लगाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 करा हम लोग को, निम्नलिखित राज्यों में किसका जो है 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात निम्नतम है? देखो यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाना हम लोग को, ऑप्शन यहाँ पे हरियाणा लगा देना है, ऑप्शन ए पे राइट करेंगे 64 का। ठीक है, आगे देखिए करा हम लोग को, आयु लिंग पिरामिड का संबंध जो है वो किससे है? तो आयु लिंग पिरामिड का संबंध जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी से, पुरुष एवं महिलाओं की जनसंख्या से। ऑप्शन बी पे हम लोग को राइट लगाना है। क्वेश्चन 66 का हम लोग को, निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात सर्वाधिक है? ध्यान दीजिएगा, जो लैटविया है, लैटविया का लिंग अनुपात सबसे अधिक है, यहाँ पे लड़कियों की संख्या ज्यादा है। ठीक है, ऑप्शन हम लोग को डी पे राइट करना है। ठीक है, तो जितने बच्चे ऑप्शन डी का सिलेक्शन किए बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा देखो लिंग अनुपात जो सब जगह बराबर नहीं होते, कहीं पे जो है ना लड़कों की संख्या को, किसी किसी देश में जो है ना लड़कों की संख्या को लिंग अनुपात माना जाता है। हमारे इंडिया में क्या है कि 1000 लड़के में कितने लड़की है, यानी मान लो 943 है। ठीक है, तो 943 जो है लिंग अनुपात है। किसी किसी देश में क्या होता है ना 1000 लड़कियों में लड़के को मापा था कि 1000 लड़की में कितना लड़का है, अगर मान लो 1100 लड़का है तो कहा जाएगा 1100 लिंग अनुपात। ठीक है, तो किसी किसी देश में इसका उल्टा है, यानी लड़कियों को रख करके लड़कों को मापा जाता है, और किसी हम लोग के इंडिया में और देश में क्या होता है कुछ देश में कि लड़कियों को रख के लड़कियों को मापा जाता है, लड़की की जितनी संख्या है उसी को उतना लिंग अनुपात कहते हैं, और किसी देश में लड़की की जितना संख्या 1000 में उसको उसका लिंग अनुपात कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोग को याद रखना है। तो हम लोगों ने इस क्लास में टोटल 66 जो है क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरह से सॉल्यूशन किया, कंप्लीट किया, जिसमें हम लोग ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखा। ठीक है, इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है, दिया हुआ आंसर शीट और पीडीएफ के लिए बोर्ड एजुकेशन ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें 8210775306। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग मैसेज करेंगे या फिर प्ले स्टोर में जाइएगा, बोर्ड एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, वहां से आपको जो इसका पीडीएफ मिल जाएगा आंसर शीट के साथ में, और ये क्लास भी वहां पे आप लोग को मिल जाएगी। और भी अदर सब्जेक्ट के जितने भी सब्जेक्ट
सब्जेक्ट है सारे पीडीएफ आपको लगभग जो है वो बोर्ड एजुकेशन एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, ठीक है। बाकी जो आप लोग को लाइव क्लास में ज्वाइन होना है सफलता बैच में, तो आप लोग जो है आप लोग के लिए ऑफर है 1199 में आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। जो कोर्स का फी 2499 है पूरे साल का ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है, वो फी मात्र 1199 लिया जाएगा अगर इस क्लास को देखने के बाद आप लोग लेती हैं तो, ठीक है। तो जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं हुए आप लोग फटाफट से कोर्स में ज्वाइन हो जाइए, एकदम वहां से बेहतर तरीके से बेहतर ढंग से आपको जो है पूरा सब्जेक्ट की तैयारी कराया जाएगा, जहां पे चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिलेगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा, सब्जेक्टिव मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेगा, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा, साथ ही साथ स्पेशल गेस्ट क्वेश्चन मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा और क्विज मिलेगा। ये सारी फैसिलिटी साथ ही साथ डाउट क्लासेस बिल्कुल आपको लाइव क्लास में ज्वाइन होने के बाद एकदम अच्छे ढंग से आपकी तैयारी कराई जाएगी। अगर आप भी 450 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो बिल्कुल आज ही आपको सफलता बैच ज्वाइन करना है, ठीक है, और अच्छी तरह से आप लोग तैयारी स्टार्ट कर देना है, ठीक है। क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।